हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है फिर से हमारे चैनल नॉलेज बाई जी पर। मैं हूं आपका दोस्त अमित कुमार, लेकर आया हूं आपके लिए एक और न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो लॉ से संबंधित। आज हम इस वीडियो के अंदर समझेंगे रेप के कंसेप्ट को। आईपीसी के अंतर्गत कौन कौन से सेक्शन हैं जो रेप से रिलेटेड डील करते हैं। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कहाँ से कहाँ तक के सेक्शन हैं जो रेप के बारे में डिस्कस करते हैं। तो सेक्शन 375 से लेकर सेक्शन 376 ई तक के जो प्रोविज़न है वो रेप के बारे में डिस्कस करते हैं। आज हम इस वीडियो के अंदर केवल सेक्शन 375 को डिटेल में डिस्कस करेंगे। ऐसा इसलिए है क्योंकि ये जितने भी सेक्शन हैं रेप से रिलेटेड उन सभी में ज़्यादा डिस्क्रिप्शन दी गई है और वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हर एक पॉइंट को समझना हमारे लिए। इसलिए हम सेपरेटली वीडियोस में इस टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। यह टॉपिक आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आपके प्रीलिम्स, अगर आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो तब भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो उसके लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसलिए हमें इस टॉपिक के बारे में डिटेल में सीक्वेंस वाइज हर एक पॉइंट को डिस्कस करना होगा। सबसे पहले ये कहना चाहता हूँ कि मैं जिन्होंने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कीजिए ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहे। अब हम समझते हैं सबसे पहले इन सभी सेक्शंस को एक चार्ट के माध्यम से। इस चार्ट के माध्यम से आपको पता चल जाएगा कौन सी सेक्शन किस बारे में बात करती है। तो सबसे पहले बात करें रेप की डेफिनेशन के बारे में, तो वो दी गई है सेक्शन 375 में। रेप से रिलेटेड पनिशमेंट दी गई है। अगर आप लायबल होते हो कि आपने रेप कमिट किया है तो उसकी पनिशमेंट दी गई है सेक्शन 376 में। 376 को आगे फर्दर पार्ट में डिवाइड किया गया है जो कि ई तक है। 376 ए बात करती है कि जब आप किसी के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हो और ऐसे करते हुए आप उसको इतनी इंजरी पहुंचा देते हो जिससे उसकी डेथ होने की संभावना हो जाती है, या आप उसको उस विक्टिम के साथ इतना बुरा व्यवहार करते हो कि वो बहुत ही ज़्यादा तड़प रही है आपके द्वारा किए गए कंडक्ट से। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है जो कि निर्भया केस हुआ था। उसमें भी उसकी ऐसी कंडीशन कर दी थी कि जिससे कि वो सह नहीं पाई उस चोट को और उसको वो बाद में फिर एक्सपायर हो गई। तो इस अगर ऐसा कोई करता है तो सेक्शन 376 ए जो है आपके ऊपर लगेगी, जो भी ऐसा करता है। इसके बाद है 376 ए बी क्या कहती है कि जब किसी वुमेन के साथ ऐसे सेक्सुअल इंटरकोर्स या रेप कमिट किए जाते हैं जो कि 12 साल की एज की वुमेन है तो उसके लिए कितनी पनिशमेंट दी जाएगी अगर आप 12 साल की वुमेन के साथ रेप कमिट करते हैं। 376 बी बात करता है कि जब कोई हस्बैंड जो कि अपनी वाइफ से अलग रह रहा है, सेपरेट रह रहा है मैरिज के दौरान, और उसके बाद वो सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है तो तब उस पर कितनी पनिशमेंट लगेगी, क्या वो रेप होगा या वो नहीं होगा, तो उस बारे में डील करती है सेक्शन 376 बी। 376 सी बात करती है कि जब किसी अथॉरिटी में किसी पर्सन के द्वारा सेक्सुअल इंटरकोर्स किया जाता है, इसका मतलब होता है कि आप किसी प्राइवेट सेक्टर में जॉब कर रहे हैं या फिर पब्लिक सेक्टर में जॉब कर रहे हैं, तो जो आपके कुलीग हैं उन्होंने आपके साथ कोई ऐसा कंडक्ट किया है, रेप कमिट किया है, सेक्सुअल इंटरकोर्स किया है, तो उसमें क्या पनिशमेंट दी जाएगी, किसे कहेंगे, तो इस बारे में सेक्शन 376 सी डील करती है। 376 डी बात करता है गैंगरेप के बारे में, यानी कि जब एक ग्रुप ऑफ पर्सन मिलकर किसी वुमेन के साथ गलत कार्य करते हैं, रेप कमिट करते हैं, तो उसकी पनिशमेंट दी गई है सेक्शन 376 डी में। अब 376 डी ए क्या बात करती है, यह बात करती है कि जब किसी वुमेन का गैंगरेप किया जाता है और उस वुमेन की एज 16 ईयर है तो उसको कितनी पनिशमेंट दी जाएगी, इस बारे में सेक्शन 376 डी ए के अंतर्गत डिफाइन किया गया है। और 376 डी भी बात करती है कि जब एक ग्रुप
के द्वारा, एक ग्रुप ऑफ मैन के द्वारा एक वुमेन का रेप किया जाता है और उस वुमेन की एज 12 साल है, तो तब आपको कितनी पनिशमेंट दी जाएगी। सेक्शन 376E बात करता है जब आप रिपीटेड ऑफेंडर होते हो तो उसके लिए कितनी पनिशमेंट दी जाएगी। तो यहाँ पर ये कहा गया है कि जब एक बार आपने किसी के साथ रेप कमिट कर दिया, उसके बाद आप फिर उससे रेप कमिट कर रहे हो, यानी कि आप अभी पकड़े नहीं गए हो, आप कंटिन्यू कर रहे हो, 6 महीने हो गए, 1 साल हो गए, तो तब आपको ये सेक्शन लगेगी, ये सेक्शन अप्लीकेबल होएगी। तो अब हम समझते हैं सेक्शन 375 को डिटेल में। सबसे पहले हमें समझना है रेप का क्या मतलब होता है। तो जो कि इस सेक्शन के अंतर्गत बताया गया है, केवल सेक्सुअल इंटरकोर्स करना रेप की कैटेगरी में नहीं आता है, इस बात को ध्यान में रखिए, क्योंकि रेप तभी होगा जब वो इस सेक्शन में दिए गए सभी पॉइंट्स को अगर कंसीडर करता है, तब वो रेप कमिट किया जाएगा। क्योंकि हस्बैंड और वाइफ एक लॉफुल मैरिज करने के बाद सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हैं तो वो रेप नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो पॉइंट लिखे गए हैं अगर इस कैटेगरी के अंतर्गत वो आता है तो वो रेप होगा। आप पढ़ते हैं सेक्शन क्या बोलती है। सबसे पहले कहा गया है कि मैन जो कि रेप कमिट करता है, कब उसे कहेंगे कि उसने रेप कमिट किया, अगर वो क्या करता है, जो मेल है वो प्रवेश करता है अपने प्राइवेट पार्ट का जिसे हम पेनिस कहते हैं, और फीमेल के प्राइवेट पार्ट में जिसे हम वेजिना कहते हैं, या फिर उसके माउथ में, यूथेरा में, एनस में, या फिर एनस में वुमेन के। अगर एक मेल के द्वारा ऐसा किया जाता है किसी वुमेन के ऊपर या किसी अदर पर्सन के ऊपर, तो उसे हम कहेंगे कि उसने उसका रेप कमिट किया है। इसके साथ साथ आगे भी कुछ पॉइंट दिए गए हैं जो नेक्स्ट स्क्रीन पर आपको शो होंगे, उनको कनेक्ट करके हमें इसे समझना है, तभी वो रेप माना जाएगा, अन्यथा वो रेप नहीं होगा। पहले हम इन पॉइंट्स को समझ लेते हैं। बी पॉइंट क्या बात करता है? बी पॉइंट बात करता है जब किसी भी बॉडी का पार्ट या कोई भी ऑब्जेक्ट किसी मेल का, यहाँ पर ही की बात हो रही है, वो इंसर्ट करता है, प्रवेश करता है, अगर फीमेल के प्राइवेट पार्ट में किसी वुमेन के यूटेरा, एनस में उसके साथ किया जाता है या किसी भी और पर्सन के साथ किया जाता है, तब वो रेप होगा। इसके अलावा हमें आगे के पॉइंट को भी ध्यान में रखना है। तीसरा है मैनिपुलेट कर रहे हैं, वुमेन के किसी बॉडी के कोई पार्ट को हम मैनिपुलेट कर रहे हैं। मैनिपुलेट का मतलब होता है हम उसके किसी भी तरीके से प्रभावित कर रहे हैं, उसके किसी पार्ट को, या कुशलता पूर्वक किसी वस्तु का उपयोग करते हैं जिससे कि उसको नियंत्रित में किया जा सकता है वुमेन के किसी भी बॉडी पार्ट को। अगर ऐसा किया जाता है जिससे कि वो कारण बनता है प्रवेश करने का, किसमें? वुमेन के प्राइवेट पार्ट के अंदर, यूटेरा में, एनस में, फीमेल के, या फिर किसी एनी अदर पर्सन, यहाँ पर एन है, किसी भी एनी अदर पर्सन के साथ, या फिर वो जो मेल है वो अपने माउथ का प्रयोग कर रहा है और उसका इस्तेमाल कर रहा है वुमेन के प्राइवेट पार्ट में अप्लाई करने के लिए, और यूथेरा में उस महिला के साथ या किसी भी अदर पर्सन के साथ, तो उसे हम कहेंगे कि उसने रेप कमिट किया है। इन सभी पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए हमें आगे के जो इस पे जो आप स्क्रीन पर आपको जो शो हो रहा है, हमें इन सभी पॉइंट्स को भी ध्यान में रखना है। यहाँ पर 7 पॉइंट बताए गए हैं। अगर आप इन 7 डिस्क्रिप्शन के अंदर अगर आप शामिल होते हो, अगर आपने ऐसे कंडक्ट किए हैं जो कि अभी हमने पीछे डिस्कस किया था कि आप कोई मेल पर्सन फीमेल के प्राइवेट पार्ट में अपने प्राइवेट पार्ट को इंसर्ट कर रहा है, किसी ऑब्जेक्टिव के माध्यम से ऐसा कर रहा है, वुमेन के किसी पार्ट को मैनिपुलेट कर रहा है, माउथ का यूज कर रहा है मेल, जिसके कारण वो फीमेल के प्राइवेट पार्ट में उसे अप्लाई कर रहा है, ऐसा किया जाता है इन सभी पॉइंट्स के साथ। तो सबसे पहला पॉइंट है, ऐसा किया गया है उसकी इच्छा के अगेंस्ट, बिना उसकी इच्छा के किया गया है, उसकी इच्छा नहीं थी, उसकी इच्छा के विपक्ष में जाके ऐसा किया गया है, या फिर उसकी कंसेंट नहीं ली है जब आपने ऐसा कंडक्ट किया है। अब थर्ड पॉइंट बोलता है आपने कंसेंट तो ली है, लेकिन आपने कंसेंट कैसे ली है? उसको डरा धमका के कि मैं तुम्हें हर्ट कर दूंगा, मैं तुम्हारी जान ले लूंगा,
उसके बाद फोर्थ पॉइंट है, आपने कंसेंट तो ली है, साथ ही आपने यह भी विश्वास दिलाया है कि तुम मेरी होने वाली वाइफ हो, जिससे कि वुमेन जो है उसको विश्वास हो जाता है कि हमारी जो है लॉफुली मैरिज हो चुकी है, वो उसको विश्वास दिला देता है। ऐसे अगर कोई सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है तो वो रेप माना जाएगा। फिफ्थ पॉइंट बात करता है कि जब कोई मेल जो है सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है वुमेन की कंसेंट के साथ, और उसने कंसेंट कब दी है, जब वो अनसाउंडनेस ऑफ माइंड है या इंटॉक्सिकेटेड है, या फिर उसे कहें हम अनहोलसम सब्सटेंस, यानी कि उसे कोई ऐसा पदार्थ दे दिया गया है जिससे कि वो उस सिचुएशन को समझने में सक्षम नहीं है। अगर ऐसा किया जाता है तब भी यह समझा जाएगा कि उसने रेप कमिट किया है। सिक्स पॉइंट है कि जब कोई भी पर्सन जो कि कोई भी फीमेल जो कि 18 साल की एज के अंतर्गत है, उसकी कंसेंट ली गई है या नहीं ली गई है, इससे कोई मतलब नहीं है। अगर आपने सेक्सुअल इंटरकोर्स किया है तो आप लायबल है किसके लिए, रेप के लिए इस सेक्शन के अंतर्गत। या फिर वो कोई भी फीमेल जो कि ऐसी कम्युनिकेशन करने में सक्षम नहीं है, यानी कि इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है जो कोई महिला है, वुमेन है, वो बोल नहीं पा रही है, और जो उसके अगेंस्ट में जो एक्यूज्ड है वो उससे क्या कर रहा है, वो मना कर रही है लेकिन वो समझ नहीं पा रहा है, वो अपनी कम्युनिकेशन को समझाने में असमर्थ है, और तब आप उसके साथ ऐसा कार्य कर रहे हो तो वो रेप की कैटेगरी के अंतर्गत आएगा। अब इस सेक्शन में दो एक्सप्लेनेशन दी गई है। पहली एक्सप्लेनेशन बात करती है वुमेन के प्राइवेट पार्ट को डिस्क्राइब करती है, जिसमें इन्होंने कहा है कि ये लेबिया मेजोरा को भी शामिल करता है। लेबिया मेजोरा जो महिला की योनि होती है उसके ऊपर के हिस्से को कहा जाता है, तो उसको भी शामिल किया जाएगा वुमेन के प्राइवेट पार्ट के अंदर। और उसके बाद एक्सप्लेनेशन 2 यह कहती है, कंसेंट को डिफाइन करती है। कंसेंट मतलब सहमति। सहमति का मतलब होता है कि वो सहमति ऐसी सहमति होनी चाहिए जिससे कि दूसरा व्यक्ति उसे अच्छे से समझ पाए, बिल्कुल स्पष्ट होनी चाहिए, अनइक्विकल वॉलेंट्री एग्रीमेंट होना चाहिए, यानी कि उसको वो समझ जाए जो वो वर्ड कह रही है, किसी जेस्चर के द्वारा ऐसा कर रही है, मौखिक रूप से अमौखिक रूप से वो ऐसा कर रही है, या वो कम्युनिकेशन की गई है विलिंगनेस के द्वारा। अगर ऐसा किया जाता है तभी उसे हम कहेंगे कि उसको वो कंसेंट दे रही है। कंसेंट का ये मतलब है इस सेक्शन के अंतर्गत। अब यहाँ पर एक प्रोवाइजो दिया गया है जिसमें यह कहा गया है कि अगर वुमेन जो एक्ट किया जा रहा है, जो प्रवेश किया जा रहा है, पेनिट्रेशन किया जा रहा है, वो फिजिकली उसके लिए वो मना नहीं करती, तो केवल इसी कारण से, फैक्ट के केवल इसी कारण से यह नहीं समझा जाएगा कि उसकी सेक्सुअल एक्टिविटी के लिए सहमति दी गई। इसको मैं थोड़ा सा हिंदी में आपको समझा देता हूं। जैसे कि एक महिला है जो शारीरिक रूप से प्रवेश के कार्य को स्वीकार नहीं करती है, केवल इस तथ्य के कारण कि उसे योनि गतिविधियों के लिए सहमति के रूप में नहीं माना जाएगा, यानी कि केवल वो मना कर रही है, फिजिकली उसे नहीं रोक रही है, इसका मतलब ये नहीं है कि उसकी सहमति है, सहमति नहीं भी हो सकती। इसके अलावा यहाँ पर दो एक्सेप्शन दी गई है, एक्सेप्शन दी गई है। एक्सेप्शन में क्या कहा गया है कि कब आप रेप के लिए, अगर आप कोई ऐसी एक्टिविटी करते हैं तो आप पर रेप का चार्ज नहीं लगेगा। ये कब कब होगा, जब कोई मेडिकल प्रैक्टिशनर प्रोसीजर किया जा रहा है, यानी कि डॉक्टर के द्वारा जब मेडिकल चेकअप किया जा रहा है, कोई इंटरवेंशन किया जा रहा है, तो उसे हम नहीं मानेंगे कि वहां पर उसका रेप हो रहा है, वो रेप कॉन्स्टिट्यूट कर रहा है। सेकंड एक्सेप्शन है कि जब कोई भी सेक्सुअल इंटरकोर्स या सेक्सुअल एक्टिविटी की जाती है किसी मैन के द्वारा जो कि उसकी खुद की वाइफ है, यानी कि हस्बैंड और वाइफ की बात की जा रही है, हस्बैंड वाइफ के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स कर रहा है मैरिज के बाद, अगर उसकी एज 15 साल से ज़्यादा है तो वो रेप नहीं होगा अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 375। तो आज हमने इस वीडियो के अंदर समझा सेक्शन 375 को डिटेल में। इससे आगे के वीडियो में हम समझेंगे इसकी पनिशमेंट के बारे में। अगर कोई कंफ्यूजन होती है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसके अलावा अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव हो, आप कोई इन्फॉर्मेशन ले सके मेरी इस वीडियो से, तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं एक न्यू लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।